हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चली रही होगी। तो फॉर योर एग्जाम आज हम लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होंगे, जो इन डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल विद हैलोजन एसिड। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है आपका कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी। ये आपको अल्कोहल गिवन है कुछ, किसके साथ? हैलोजन एसिड के साथ। किसके साथ? हैलोजन एसिड के साथ। ठीक है, उस केस में आपको पता होना चाहिए हैलोजन एसिड्स क्या होते हैं। तो आप सबको पता होगा, एज वी ऑल नो दैट इज हैलोजन एसिड, दैट इज HX। ये क्या होते हैं? ये होते हैं हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड X आपका कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, दैट इज वो क्या होगा आपका? हैलोजन एसिड। तो HCl क्या है आपका? हैलोजन एसिड। ये क्या है आपका? हैलोजन एसिड। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन में देखें तो जो आपका पहला ऑप्शन है वो है प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा है वो है सेकेंडरी अल्कोहल और तीसरा है आपका टर्शरी अल्कोहल। तो बात करें रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की, वो डिपेंड करती है किस पर? ऑन द टाइप ऑफ अल्कोहल। जो रिएक्टिविटी होती है अल्कोहल की वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है ऑन द टाइप ऑफ अल्कोहल। ठीक है, जो रिएक्टिविटी होती है किसकी? रिएक्टिविटी of alcohol depend on the type of alcohol, depend on the type of alcohol कि वो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या फिर टर्शरी होगा। कि वो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और तीसरा आता है आपका टर्शरी अल्कोहल। अगर बात करें जनरल रिएक्शन की, ठीक है, अगर बात करें किसकी? जनरल रिएक्शन की, तो दैट इज ROH प्लस HX। X क्या है? X इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। और हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। और ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं। तो ये क्या करता है? ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है? ये लीविंग ग्रुप फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? ये लीविंग ग्रुप फॉर्म करता है और यहां से H2O निकल जाएगा और ये क्या फॉर्म होगा? ये फॉर्म होगा कार्बोकेटायन। क्या फॉर्म होगा? कार्बोकेटायन। क्या फॉर्म होगा? दैट इज अ कार्बोकेटायन। और जो रिएक्टिविटी होती है अल्कोहल की, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की। ये नोट करके लिख लेना, जो रिएक्टिविटी होती है अल्कोहल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। और उस केस में आपको क्या पता होना चाहिए? कार्बोकेटायन का, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का ऑर्डर पता होना चाहिए। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है वो होता है आपका टर्शरी कार्बोकेटायन, टर्शरी देन secondary then primary। is that clear? that is the order of stability of carbocation कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो होता है टर्शरी कार्बोकेटायन, उसके बाद होता है सेकेंडरी एंड आफ्टर दैट प्राइमरी। जब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ये है तो उस केस में रिएक्टिविटी क्या होगी अल्कोहल की? तो वो भी सेम ही होगी, दैट इज टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, अब बात करें पहले ऑप्शन की तो ये होगा CH3 CH2 पॉजिटिव। ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा आपका कार्बोकेटायन। ठीक है, ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा कार्बोकेटायन, बट कौन सा? प्राइमरी कार्बोकेटायन। ये फॉर्म करेगा प्राइमरी कार्बोकेटायन। सेम ये कौन सा फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन और वो फॉर्म करेगा टर्शरी कार्बोकेटायन। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा इन अल्कोहल्स का हैलोजन एसिड के साथ, तो वो क्या ऑर्डर होगा? तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो लेट्स सी ऑप्शन जो सी है आपका वो ज्यादा स्टेबल होगा, आफ्टर दैट बी एंड देन ए। तो लेट्स सी, तो फर्स्ट हो गया इनकरेक्ट। जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा CBA, दैट इज द करेक्ट आंसर। जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा वो होगा आपका करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विच ऑफ द हाइड्रोकार्बन आर अरेंज एज पर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, कि इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन, विच ऑफ द हाइड्रोकार्बन आर अरेंज, ठीक है, एज पर इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़ा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, की बॉइलिंग पॉइंट के रेफरेंस में, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, की कौन सा हाइड्रोकार्बन ऐसा है जो अरेंज है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की। तो सबसे पहले समझते हैं, ये बात कर रहे हैं हम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है जी। अब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पर। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पर। बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पर। किस पर डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट, वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पर। इसका मतलब क्या होगा कि हायर द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, हायर द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, हायर द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, हायर द बॉइलिंग पॉइंट, हायर द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। हायर द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन और हायर द बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका, हायर होगा। इज दैट क्लियर, उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका, हायर होगा। अब बात करें जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, जो इंटरेक्शन होती है वो कौन सी है, दैट इज वंडर वॉल फोर्स। जो इंटरेक्शन है दैट इज वंडर वॉल फोर्स, ठीक है। जो इंटरेक्शन है ये क्या है, दैट इज वंडर वॉल फोर्स, दैट इज वंडर वॉल फोर्स। अब क्वेश्चन आता है कि जो वंडर वॉल फोर्स है वो किस पर डिपेंड करती है। अभी हमने देखा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पर डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पर। जितना इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब इंटरेक्शन क्या है, जो इंटरेक्शन जो होती है वो होती है वंडर वॉल फोर्स। अब वंडर वॉल फोर्स किस पर डिपेंड करती है, वो करती है मॉलिक्यूलर मास पर। जो वंडर वॉल फोर्स है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास पर, ठीक है। जो वंडर वॉल फोर्स है वो किस पर डिपेंड कर रही है, मॉलिक्यूलर मास। मतलब जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतनी ज्यादा क्या होगा, वंडर वॉल फोर्स। और वंडर वॉल फोर्स क्या है, दैट इज अ इंटरेक्शन। तो जितना ज्यादा इंटरेक्शन उतना ही ज्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। मतलब मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो जो आपकी वंडर वॉल फोर्स है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो जो आपकी वंडर वॉल फोर्स है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा तो वंडर वॉल फोर्स भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसमें हम नोट करके लिख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसमें हम लिख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन इंक्रीज विद इंक्रीज साइज। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन का कब बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन इंक्रीज विद, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन इंक्रीज with increase size and molecular mass, increase with increase size and molecular mass। जब molecular mass और जो साइज होगा बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा हाइड्रोकार्बन का तब बढ़ेगा जब क्या होगा, जब साइज बढ़ेगा और मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे, इंक्रीज होंगे इन द मॉलिक्यूल, दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज इन द मॉलिक्यूल, की जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और तब क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है हाइड्रोकार्बन का वो इंक्रीज होगा, क्योंकि लॉन्गर द चेन स्ट्रॉन्गर द वंडर वॉल फोर्स। इज दैट क्लियर, लॉन्गर द चेन स्ट्रॉन्गर द वंडर वॉल फोर्स। ये भी नोट कर लेना, लॉन्गर द चेन stronger the van der Waal
वंडरवॉल फोर्स, जितनी लंबी चेन होगी उतना ही ज्यादा वंडरवॉल फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा वंडरवॉल फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। तो बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, मीथेन दैट इज CH4, ठीक है, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेप्टेन, इसमें कितने कार्बन है, इसमें 7 है, इसमें 3 है और इसमें 4 है और इसमें 1 है। प्रोपेन में 3 है, ब्यूटेन में 4 है, पेंटेन में 5 है, ऑक्टेन में कितने हैं, 8 है, ठीक है। प्रोपेन में कितने हैं, 3 है, ब्यूटेन में 4 है, हेप्टेन में 7 और मीथेन में कितना है, कार्बन 1 ही है। मोर देन वन ऑफ द अबव। अब हमने क्या कहा, पूरा कॉन्सेप्ट समझा कि मॉलिक्यूलर मास जिसका ज्यादा होगा या फिर कार्बन एटम जिसमें ज्यादा होंगे, इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सारे ऑप्शन देखे तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो जो अरेंज है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड कि ऑक्टेन, पेंटेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। प्रोपेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, 3, ब्यूटेन में 4, पेंटेन में 5, ऑक्टेन में 7। अगर आप इनका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो उस केस में भी सबसे ज्यादा किसका आएगा, ऑक्टेन का, देन पेंटेन का, फिर ब्यूटेन का, देन प्रोपेन का। तो ये किस में अरेंज है, ये अरेंज है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, इसमें ये क्या फाइंड करना है, इस रिएक्शन में Y क्या है वो फाइंड आउट करना है। तो ये जो रिएक्शन है ये आपका क्या है, दैट इज क्या है ये, दैट इज C6H5NH2। इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ C6H5NH2। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट इज C6H5NH2। ये क्या है, एक एनिलीन है, दैट इज एनिलीन। इज दैट क्लियर? C6H5NH2 ये क्या है, एनिलीन है, ठीक है। ये क्या फॉर्म कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनिलीन टू अ डायज़ोनियम सॉल्ट एंड देन फर्दर रिएक्शन विद क्या होगी, फर्दर रिएक्शन जो है Cu2Cl2 के साथ है, तो वाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये हम देख लेते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, एनिलीन की। तो आपका थर्ड है दैट इज एनिलीन, वो है आपका C6H5NH2, दैट इज C6H5NH2। ये क्या है, एनिलीन, ठीक है, C6H5NH2। अगर इसकी रिएक्शन किसके साथ है, इसकी जो रिएक्शन है वो है NaNO2 प्लस HCl। किसके साथ है, NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ है, NaNO2 प्लस HCl, और लो टेम्परेचर पे है, दैट इज 273-278 केल्विन। लो टेम्परेचर पर है, दैट इज 273-278 केल्विन, दैट इज लो टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? दैट इज 273 और 278 केल्विन। अब बनेगा क्या, वो ऑलरेडी गिवन है, वो बनेगा आपका C6, वो बनेगा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। क्या फॉर्म होगा, C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्या फॉर्म होगा, C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड प्लस HCl, ठीक है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड प्लस HCl प्लस H2O, सॉरी HCl नहीं, दैट इज C6H5NH2, दैट इज NaCl, सॉरी दैट इज NaCl प्लस H2O। ये तो इतना हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब हमें फर्दर जो बताना है, सॉरी जो फर्दर बताना है कि जो आपका Y होगा, Y क्या होगा, तो C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये क्या है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन है कॉपर क्लोराइड के साथ, Cu2Cl2। ये क्या है, कॉपर क्लोराइड। इसकी रिएक्शन किसके साथ है, कॉपर क्लोराइड के साथ। अब क्वेश्चन इज दैट कि Y क्या फॉर्म होगा, तो ये फॉर्म होगा आपका C6H5Cl, ये फॉर्म होगा आपका C6H5Cl, ठीक है। ये था बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, जब रिएक्ट करता है किसके साथ, कॉपर क्लोराइड के साथ, तो ये फॉर्म करता है क्लोरोबेंजीन। क्या फॉर्म करता है, क्लोरोबेंजीन, और N2 प्लस CuCl क्या फॉर्म करता है, क्लोरोबेंजीन। जो आपका Y प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। तो लेट्स सी, जो आपका पहला ही ऑप्शन है क्लोरोबेंजीन क्या होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, टोलिन रिएक्ट विद हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन थर्ड क्लोराइड, कि जो टोलिन है वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन थर्ड क्लोराइड और गिविंग ऑर्थो एंड पैरा हेलो कंपाउंड। तो रिएक्शन ये कैसी है? ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन है, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, या फिर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन कैसी है? तो बात करें टोलिन की, ठीक है, टोलिन क्या होता है? C6H5CH3, ठीक है जी, टोलिन क्या होता है आपका? C6H5CH3, दैट इज अ टोलिन। ये क्या है? टोलिन C6H5CH3, इज दैट क्लियर? दैट इज अ टोलिन। अब जो मिथाइल ग्रुप है ये CH3, ये किससे अटैच्ड है? ये अटैच्ड है बेंजीन रिंग से। जो मिथाइल ग्रुप है वो किससे अटैच्ड है? वो अटैच है बेंजीन रिंग से। अब जो मिथाइल ग्रुप है वो कैसा है? वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। जो मिथाइल ग्रुप है वो कैसा है? वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एज वी ऑल नो, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो मिथाइल ग्रुप है वो कैसा है? वो एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और जो क्या बनाता है? मेकिंग द बेंजीन रिंग मोर रिएक्टिव, जो बेंजीन रिंग को ज्यादा रिएक्टिव बनाता है, मेकिंग द बेंजीन रिंग मोर रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मेकिंग मोर रिएक्टिव। ये बेंजीन रिंग को क्या बनाता है? ज्यादा रिएक्टिव बनाता है, किसके टुवर्ड्स? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो टोलिन क्या होता है? एज वी ऑल नो कि C6H5CH3, इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप एक एक्टिवेटेड ग्रुप होता है जो बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ होता है, जो बेंजीन को ज्यादा रिएक्टिव बनाता है टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर? टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब क्या कहा है कि जो टोलिन है वो रिएक्ट कर रहा है हेलोजन के साथ। तो लेट्स सी, जो टोलिन है दैट इज CH3, ठीक है, वो रिएक्ट किसके साथ कर रहा है? वो रिएक्ट करता है Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl2, आयरन थर्ड क्लोराइड, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन थर्ड क्लोराइड, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन थर्ड क्लोराइड, और ये फॉर्म करता है दैट इज CH3Cl, CH3Cl। क्या फॉर्म किया इसने? ऑर्थो एंड पैरा हेलो कंपाउंड। तो ये रिएक्शन कैसी है? ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसी है? ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये कैसी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये अभी तक हमने एक्सप्लेन किया था कि जो टोलिन है वो एक एक्टिव, जो टोलिन है उसमें जो मिथाइल ग्रुप लगा है वो एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है जो बेंजीन रिंग को ज्यादा रिएक्टिव करता है टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से पहले इसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द रिएक्शन, जो टोलिन रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो वो हमें ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलिन फॉर्म करता है। वो कैसी है? एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बिकॉज क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, सब्स्टिट्यूट करता है हाइड्रोजन एटम को ऑन द बेंजीन रिंग ऑफ टोलिन विद द हेल्प ऑफ FeCl3 कैटलिस्ट। किसकी हेल्प से? FeCl3 कैटलिस्ट की हेल्प से। किसकी हेल्प से? FeCl3 कैटलिस्ट की हेल्प से। और फेवरिंग करता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, किसकी वजह से? एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ द मिथाइल ग्रुप की वजह से, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच रिएजेंट विल यू यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, कि इस रिएक्शन के लिए आप कौन सा रिएजेंट जो है वो आप यूज करोगे। तो इस रिएक्शन के CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसके लिए जो आप रिएजेंट यूज करोगे वो करोगे Cl2, ठीक है। और जो कंडीशन होगी कि जो रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होगी, कि जो कंडीशंस होंगी, जो रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होगी, वो यूवी लाइट और हीट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, ठीक है। रिएजेंट क्या होगा? दैट इज Cl2 क्लोरीन। अब इसको थोड़ा इन डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं, इसको भी, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा इन डिटेल क्या कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमने देख लिया क्या बात की अभी हमने कि रिएजेंट क्या होगा और कंडीशन क्या होगी इस रिएक्शन के लिए। अब क्या होता है इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म, तो इसमें कुछ स्टेप होता है, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन, ये आपको पता होंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कौन से स्टेप को? इनिशिएशन को।
इनिशिएशन। इस स्टेप में क्या होता है, इनिशिएशन में क्या होता है कि यूवी लाइट और जो हीट है वो क्या करती है, वो Cl2 मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देती है दो क्लोरीन रेडिकल में। लेट्स सी कैसे, इक्वेशन देख लेते हैं। तो Cl2 किसकी प्रेजेंस में, यूवी लाइट और हीट। तो जो यूवी लाइट है और जो हीट है वो क्या करते हैं, वो Cl2 मॉलिक्यूल्स को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं किस में, दो क्लोरीन रेडिकल में। किस में, दो क्लोरीन रेडिकल में जो है ये ब्रेक कर देते हैं। ये है आपका इनिशिएशन। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है प्रोपेगेशन। नेक्स्ट आता है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन में क्या होता है, जो ये क्लोरीन है, जो Cl है, ठीक है, और ये है आपका CH3 CH2 CH2 Cl, that is CH3 CH2 sorry, that is a CH3 CH2 CH3। तो प्रोपेगेशन अभी हमने देखा, इनिशिएशन में जो यूवी लाइट और जो हीट है वो क्या कर रही है, वो Cl2 के बॉन्ड्स को ब्रेक कर रही है। अब क्या फॉर्म हो रहा है, 2Cl, मतलब क्या फॉर्म कर रहे हैं वो, दो क्लोरीन रेडिकल फॉर्म हो रहा है। अब प्रोपेगेशन में देखें जो है इसमें क्या है, दैट इज अ CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, और ये क्या है, दैट इज अ क्लोरीन। अब जो क्लोरीन क्या है, अब क्लोरीन क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा और ये फॉर्म करेगा, दैट इज CH3 CH2। ठीक है जी, ये जो क्लोरीन है ये इस हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, निकल जाएगा और ये ब्यूटाइल रेडिकल बनाएगा। CH3 CH2 CH2 ये रेडिकल प्लस HCl, ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा ब्यूटाइल रेडिकल। क्या फॉर्म करा, ब्यूटाइल रेडिकल। अब क्या होगा, जैसे ब्यूटाइल रेडिकल फॉर्म हुआ, अब ब्यूटाइल रेडिकल जो है वो दूसरे Cl2 मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। CH3 CH2 CH2 CH2, ये क्या है, ये है ब्यूटाइल रेडिकल। ये दूसरे Cl2 मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। ठीक है जी, ये जो ब्यूटाइल रेडिकल है ये दूसरे Cl2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और ये फॉर्म करेगा, दैट इज CH3 CH2 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 Cl प्लस Cl। ठीक है, इसने क्या फॉर्म किया, दैट इज 1 क्लोरो ब्यूटेन। क्या फॉर्म करा, ये था ब्यूटाइल रेडिकल और इसने क्या फॉर्म करा, इसने फॉर्म करा 1 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, क्या फॉर्म किया, 1 क्लोरो ब्यूटेन। क्या फॉर्म किया, 1 क्लोरो ब्यूटेन। इज दैट क्लियर, 1 क्लोरो ब्यूटेन। वहीं अल्टरनेटिवली सेम क्या होगा, सेकेंडरी रेडिकल कैन फॉर्म लीडिंग टू क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, जो सेकेंडरी रेडिकल होगा, कैसे सेकेंडरी रेडिकल कैसे होगा, CH3 CH2 CH3, ये क्या है, ये है सेकेंडरी रेडिकल। ये क्या है, दैट इज अ सेकेंडरी रेडिकल। ये दूसरे Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, दैट इज CH3 CH2 CH Cl और CH3। इसने क्या फॉर्म किया, 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्या फॉर्म किया इसने, 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो जो सेकेंडरी रेडिकल है, सेकेंडरी जो रेडिकल है उसने क्या फॉर्म किया, 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब हमने 2 स्टेप देख लिया। उसके बाद जो तीसरा स्टेप आता है इसमें वो आता है आपका टर्मिनेशन। वो स्टेप होता है आपका, दैट इज अ टर्मिनेशन। जो नेक्स्ट स्टेप आता है आपका वो है टर्मिनेशन। हमने इनिशिएशन देख लिया, प्रोपेगेशन देख लिया, लास्ट है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है, रिएक्शन टर्मिनेट हो जाती है जब दो रेडिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और एक स्टेबल मॉलिक्यूल क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक है जी, सिंपल है। तो ये Cl एक रेडिकल, ये था क्या फॉर्म कर जाएगा, Cl2। तो ये जो रिएक्शन है ये किसकी प्रेजेंस में होगी, ये Cl2 की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, तो लेट्स सी, पहला ऑप्शन है Cl2 यूवी लाइट NaCl H2SO4, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो जो पहला ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल विल इज द कोरिस्पॉन्डिंग एल्काइल क्लोराइड। इनमें से कौन सा एल्कोहल ऐसा है जो क्या देगा, जो कोरिस्पॉन्डिंग एल्काइल क्लोराइड किसके साथ जब रिएक्शन होगी, कंसेंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर। तो ये क्या है आपका, इसमें आपका जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल आपको गिवन है। ठीक है, अब आपको एज वी ऑल नो जो प्राइमरी कार्बोकेटायन है, प्राइमरी एल्कोहल फॉर्म करेगा प्राइमरी कार्बोकेटायन, ये हमने फर्स्ट में डिस्कस कर लिया था। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि कौन सा एल्कोहल, तो इसमें जो क्वेश्चन है आपका, जो टर्शियरी एल्कोहल होगा, जो टर्शियरी एल्कोहल होगा वो हाईली फेवरेबल होगा एट रूम टेम्परेचर, हाईली फेवरेबल एट रूम टेम्परेचर। तो अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसमें से कौन सा टर्शियरी एल्कोहल ऐसा है जो क्या करेगा,
इनमें से टर्शरी अल्कोहल विल yield द कोरेस्पॉन्डिंग एल्काइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर। तो इसका आंसर आप देंगे हमें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द करेक्ट IUPAC नेम फॉर। इसका करेक्ट IUPAC नेम क्या होगा? तो जो पहला जो फर्स्ट है आपका, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? ब्रोमीन है, ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो, ठीक है। कितने कार्बन है? हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, तो ये होगा आपका 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या होगा? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका जो आंसर होगा आपका दैट इज 1 ब्रोमो, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है? दैट इज 1 2, तो सेकंड पे क्या है? मिथाइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो जो पहला है 1 ब्रोमो 2 इथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 इथाइल प्रोपेन। तीसरा है आपका 1 ब्रोमो 2 इथाइल 2 मिथाइल इथेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो आपका तीसरा ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट विद ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हाइड्रोकार्बन ए है वो रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फॉर्म करता है एल्काइल ब्रोमाइड विच बाय द वुड्स रिएक्शन, जो कन्वर्ट करता है टू द गैसियस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन एटम इन इट्स चेन। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एल्काइल हैलाइड टू अल्कोहल इन्वॉल्व। तो जो प्रोसेस होता है एल्काइल हैलाइड्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसे हम क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग alkyl halide, process of converting alkyl halides to अल्कोहल, ठीक है। एल्काइल हैलाइड्स को किस में कन्वर्ट करना? अल्कोहल में। तो वो किस में आता है? दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? एल्काइल हैलाइड, जैसे एल्काइल ब्रोमाइड है, एल्काइल क्लोराइड है, ये रिएक्ट किसके साथ करता है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं इन अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे हैलाइड आयन है, जैसे ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये क्या करते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे ये क्या करते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल C2H5Br प्लस OH, तो ये क्या करेंगे? ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देते हैं। तो ये फॉर्म होगा C2H5OH प्लस Br। तो रिजल्टिंग क्या होगा? इज रिप्लेस बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसकी वजह से क्या फॉर्म होगा? अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो क्या बना? इथाइल ब्रोमाइड जो है C2H5Br विद हाइड्रोक्साइड आयन, तो क्या फॉर्म करता है? इथेनॉल इज प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो जो साइक्लोहेक्सेन है, जो वो साइक्लोहेक्सेन क्या होता है? बेसिकली साइक्लोएल्केन। जो साइक्लोहेक्सेन होता है बेसिकली साइक्लोएल्केन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12। ये किसका फॉर्मूला है? साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन क्या होता है? साइक्लोएल्केन। साइक्लोहेक्सेन क्या होता है? साइक्लोएल्केन। तो जो आपका पहला ही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया इज। तो जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज NH2CONH2। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये प्रिपरेशन कैसे होती है? इसकी होती है 2NH3 प्लस CO2, 2NH3 प्लस CO2। तो ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है CONH2, ठीक है जी। किसके साथ रिएक्शन है? अमोनिया की किसके साथ है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो CONH2 ये फॉर्म करता है प्लस H2O प्लस H2O। इज दैट क्लियर? तो जो फॉर्मूला होता है वो है NH2CONH2। तो ये क्या है? किसका फॉर्मूला है? दैट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया। और जो यूरिया है ये एक वाइटल कंपोनेंट है इन एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर। जो यूरिया है ये क्या है? एक वाइटल कंपोनेंट है, वाइटल कंपोनेंट इन एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर। तो जो यूरिया है दैट इज एन वाइटल कंपोनेंट इन एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन का कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। इसमें जो नाइट्रोजन का कंटेंट है, नाइट्रोजन का जो कंटेंट है वो हाई होता है। और एज वी ऑल नो कि प्लांट ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन का
कंटेंट जो है वो क्या चाहिए होता है, सॉरी जो प्लांट ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन का कंटेंट रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कंपाउंड गिवन इन कॉलम ए विद द इफेक्ट्स ऑफ गिवन इन कॉलम बी। तो पहला है क्लोरोफेनोकॉल, तो पहला है मलेरिया, एनेस्थेटिक, टाइफाइड फीवर, गॉइटर या फिर ब्लड सब्स्टिट्यूएंट। तो जो क्लोरोएम्फेनिकॉल है ये क्या करता है, ये एक एंटीबायोटिक है। ये क्या है, एक तरह की एंटीबायोटिक है। ठीक है जी, क्या है, एक तरह की एंटीबायोटिक है जो किस लिए यूज की जाती है, टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट के लिए इसे यूज किया जाता है, यूज टू ट्रीट टाइफाइड फीवर, जो किससे होता है, जो सैलोमोनेला टाइफाई से होता है, जो किससे होता है, जो सैलोमोनेला टाइफाई से होता है। तो इसका जो करेक्ट होगा ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का सी। उसके बाद आता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या होता है, थायरोक्सिन एक हार्मोन है। थायरोक्सिन क्या है, थायरोक्सिन एक हार्मोन है, ये सबको पता है। जो थायरोक्सिन है एक हार्मोन है जो प्रोड्यूस कहां से होता है, बाय थायराइड ग्लैंड। जो प्रोड्यूस कहां से होता है, थायरोक्सिन एक हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड से। ठीक है जी, इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, दैट इज गॉइटर। तो सेकंड का हो गया आपका डी। अब आता है क्लोरोक्विन। तो जो क्लोरोक्विन है ये क्या है, एक तरह का एंटी मलेरियल ड्रग है। ये क्या है, ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है, दैट इज अ एंटी मलेरियल ड्रग, जिसे हम मलेरिया के ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, यूज करते हैं। जिसे हम किस लिए यूज करते हैं, टू ट्रीट एंड प्रिवेंट मलेरिया, जो किससे कोज्ड होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से। जो किससे कोज्ड होता है, मलेरिया जो कोज्ड होता है ये होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट से। और बचा जो आपका क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म दैट इज एनेस्थेटिक। Is that clear? Next question, क्वेश्चन नंबर 13 है, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ DDT। ये क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है। तो जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। या फिर आप एक काम करेंगे, इसका आंसर आपका ये क्वेश्चन होमवर्क में कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपको DDT का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, DDT दैट इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये क्रिस्टलाइन कलरलेस ऑर्डरलेस कंपाउंड होता है। ये कैसा होता है, कलरलेस ऑर्डरलेस कंपाउंड है जिसे हम यूज करते हैं एज एन इंसेक्टिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन ऑफ अ राइप, द हार्मोन टू राइप ऑफ फ्रूट इज। एक फल को पकने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, इथाइलिन या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो उसके लिए होता है आपका इथाइलिन। तो जो तीसरा ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सही आंसर। तो ये कुछ प्लांट हार्मोन है, इनका फंक्शन देख लेते हैं। जैसे इथाइलिन, ये एक नेचुरल प्लांट हार्मोन है जो किस में हेल्प करता है, जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में हेल्प करता है। ऑक्सिन है, ये भी एक तरह का हार्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। साइटोकाइनिन नेचुरली वर्क करता है इन किसके साथ, इन कोऑर्डिनेशन विद ऑक्सिन, जो हेल्प करते हैं सेल डिवीजन और डेवलपमेंट में। एब्सिसिक एसिड जो ये पाया जाता है ये नियर लीव्स, स्टेम और अनराइप फ्रूट में पाया जाता है, जो सेंसिनेंस को क्या करता है, कोज करता है। गिबरलिंस जो प्रेजेंट होता है मेरिस्टम्स ऑफ द एपिकल बर्ड्स एंड रूट्स, यंग लीव्स एंड एम्ब्रियो, जो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स में क्या करता है, मदद करता है। अगला क्वेश्चन जो है आपका, एसिडिटी ऑफ फिनोल इज ड्यू टू। तो जो एसिडिटी होती है फिनोल की वो किसके वजह से होती है, वो होती है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ इट्स एनायन की वजह से। तो जो पहला ऑप्शन है वो सही आंसर है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, तो जो फिनोक्साइड आयन है जैसे C6H5 और नेगेटिव, ये फॉर्म होता है जब फिनोल क्या करता है, प्रोटॉन को लूज कर देता है और स्टेबलाइज होता है किसके थ्रू, बाय रेजोनेंस। ठीक है, तो इन द फिनोक्साइड आयन जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज होता है ओवर द ऑक्सीजन एटम और एरोमेट किसके थ्रू, ऑक्सीजन एटम एंड द एरोमेटिक रिंग थ्रू रेजोनेंस, मेकिंग द कॉन्जुगेट बेस रिलेटिवली स्टेबल। जो क्या बनाती है, कॉन्जुगेटिव बेस बनाती है। कुछ और भी है जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ द एरोमेटिक रिंग। तो जो एरोमेटिक रिंग होती है फिनोल की इज इलेक्ट्रॉन रिच, किसके वजह से, ड्यू टू डीलोकलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन। तो व्हेन अ प्रोटॉन इज रिमूव, जब प्रोटॉन को निकाल दिया जाता है तो जो रिजल्टिंग फिनोक्साइड आयन है वो स्टेबलाइज होता है, बिकॉज क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड हो रहा है ऑन टू द एरोमेटिक रिंग, जो कैसा होगा, विच इज इलेक्ट्रॉन रिच एंड कैन अकोमोडेट द नेगेटिव चार्ज। उसके बाद आता है कॉम्पेरेटिव एसिडिटी। फिनोल हमें पता है ज्यादा एसिडिक होता है किसके कंपैरिजन में, एलिफेटिक एल्कोहल के कंपैरिजन में, जैसे इथेनॉल हो गया या फिर मीथेनॉल हो गया। क्यों, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन एटम का ऑफ द फिनोक्साइड आयन वो स्टेबलाइज किसके थ्रू होता है, रेजोनेंस के थ्रू विद द एरोमेटिक रिंग। इज दैट क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट कंबक्शन ऑफ फ्यूल्स गिव पॉइजनस गैस। जो इनकम्प्लीट कंबक्शन होता है फ्यूल का, वो कौन सी पॉइजनस गैस देता है? दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पहला जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो हो जाएगा आपका इनकरेक्ट, दूसरा है आइसोसाइनेट इनकरेक्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा? दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, विच सोडियम कंपाउंड, इनमें से कौन सा सोडियम कंपाउंड जो है वो ज्यादा पॉपुलर है एडिटिव टू वेरियस आइटम्स, जैसे सॉसेज हो गया, सैलेड्स हो गए, ड्रेसिंग एंड बेवरेजेस फॉर इट्स प्रिजर्वेटिव एक्शन। कि कौन सा सोडियम यौगिक विभिन्न वस्तुओं जैसे सॉसेस हो गए, सैलेड हो गए, ठीक है, सैलेड ड्रेसिंग हो गया या फिर बेवरेज हो गई, इन सब के लिए क्या है लोकप्रिय योजक है, यानी कि फॉर इट्स प्रिजर्वेटिव एक्शन। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम बेंजोएट। ये हमने चैप्टर्स में डिस्कशन किया भी था कि जो सोडियम बेंजोएट है वो क्या है? एक सोडियम कंपाउंड है जिसे हम प्रिजर्वेटिव्स के लिए यूज करते हैं, जैसे सॉसेस हो गए, सैलेड ड्रेसिंग हो गए और बेवरेजेस हो गए। ये एक एक्सीलेंट एंटी माइक्रोबियल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो क्या करता है? एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड्स की लाइफ को बढ़ा देता है और बेवरेजेस की लाइफ को। तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी रिग्रेडेड एज एन इलेक्ट्रोफाइल, इनमें से ऐसा कौन सा है जिसे इलेक्ट्रोफाइल नहीं माना जाता? तो Cn नेगेटिव को इलेक्ट्रोफाइल नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता Cn नेगेटिव को इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल आपको पता होगा कि ऐसे मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज होते हैं। तो जो Cn नेगेटिव है उसे इलेक्ट्रोफाइल नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। जो Cn नेगेटिव है वो कैसा है? वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और जो नाइट्रोजन है उसके पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। तो वो इजीली क्या कर देता है? जिसे जरूरत होती है इलेक्ट्रोफाइल को, वो डोनेट कर देता है। तो ये क्या है? Cn नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो इसे इलेक्ट्रोफाइल नहीं माना जाता। तो जो पहला ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, जो बी ऑप्शन होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन यूरेनियम। तो यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 92, एटॉमिक मास होता है 238। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कैसे निकालेंगे? 238 माइनस 92, ठीक है जी। तो 9 में से ठीक है 238 माइनस 92, तो 8 में से 2 गए, दैट इज 6 हो जाएगा। तो देख लो 6 किसके पीछे है? दैट इज थर्ड ऑप्शन। 146 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, डैश इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनमें से कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जो कैसे होते हैं? जिनके पास क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। की कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। एसिटाइलिन क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज एसिटाइलिन। प्रोपीन, ठीक है जी, इन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। तो ये कैसा है? अनसैचुरेटेड में आता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो ये गलत। इथीन भी कैसा है? डबल बॉन्ड, गलत। तो जो इथेन है वो कैसा है? दैट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एल्डिहाइड। इनमें से कौन सा एल्डिहाइड का एग्जाम्पल है? तो बात करें किसकी? एल्डिहाइड के एग्जाम्पल की। तो जो एल्डिहाइड होता है दैट इज RCHO, ये तो आपको पता ही है, दैट इज एन एल्डिहाइड। जो एल्डिहाइड है वो क्या होगा आपका? प्रोपेनॉल। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। प्रोपेनॉल किसके लिए होता है? OH, ठीक है। प्रोपेनॉल ऑल किसके लिए होता है? अल्कोहल के लिए। जो OH है वो किसके लिए होता है? अल्कोहल के लिए। प्रोपाइन नहीं है, प्रोपेनॉल ये किसके लिए होता है? कीटोन। ये किसके लिए होता है? कीटोन के लिए। तो जो आपका पहला ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सही आंसर, क्योंकि पूछा था कि इनमें से कौन सा एल्डिहाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज अ ट्रिपल बॉन्ड। इनमें से किस कंपाउंड के पास ट्रिपल बॉन्ड होंगे? तो C2H6, तो CH3 और CH3 कितने कार्बन? 2 कार्बन। C2 हाइड्रोजन कितने? 6, तो इसके पास तो नहीं होंगे। अब आता है C3H4, कार्बन कितने हैं? 3 है। और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। लेट्स सी, CH3 CH, ठीक है जी। अब हाइड्रोजन कितने हैं? अब ये पूछा है कि किसके पास ट्रिपल बॉन्ड होंगे। लेट्स सी, रुकते हैं। फिर आता है C3H8, 1 2 3, लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। बचा क्या? C3H6। लेट्स सी,
1 2 3 4 5 6 7 8। तो C3H6 जो है आपका 1 2 3, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो ये आ गया आपका C3H4 और C3H6 के पास। अब पूछा है कि ट्रिपल बॉन्ड किसके पास होंगे, तो जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो होगा आपका C3H4 के पास। तो जो दूसरा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, विच एल्केन इज नोन एज मार्श गैस। तो मार्श गैस किसे कहा जाता है, मीथेन को। किसे कहा जाता है, मीथेन को, दैट इज CH4। लेट्स सी, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, एलिमेंट A B C अकर एज डॉबेनियर ट्रायड्स। की जो एलिमेंट A B C है अकर एज डॉबरनायर ट्रायड्स इफ द एटॉमिक मास ऑफ A इज 40। A का जो एटॉमिक मास है वो 40 है, एंड दैट ऑफ C इज 137, और C का कितना है, दैट इज 137। तो एटॉमिक मास किसका बताना है, कि जो B का एटॉमिक मास है वो कितना होगा। तो सिंपल है, B इज इक्वल टू A प्लस C अपॉन 2, इसका कितना है 40 प्लस 137 अपॉन 2। तो यहां से निकाल लेंगे हम इन दोनों का एटॉमिक मास, कैलकुलेट करके आएगा इनका, दैट इज 88। तो पहला है 35, 120, 88 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज। तो ग्रेफाइट को हम कंडक्टिंग सॉलिड भी, नेटवर्क सॉलिड भी, कोवेलेंट सॉलिड को भी क्लासिफाई करते हैं, बट आयनिक सॉलिड नहीं करते। जो डी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी क्लास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।